सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात में अब वक्त बहुत कम है, 2 हफ्ते से भी कम का वक्त है और तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपनी अपनी कैंपेन्स को पीक पर ले जा चुकी हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के हम रोज़ाना जलसे होते देख रहे हैं और अब मियाँ नवाज़ शरीफ भी मैदान में मौजूद हैं, वो भी जलसों से खिताब कर रहे हैं। मरीम नवाज़ को भी हम इस इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हुए देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त अवाम में जा चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम बहुत पहले ही देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ शहरों में जलसों के लिए गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर आया उस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स पर डिबेट हुई कि आखिर 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे ये मुमकिन कर सकेंगे, आवाम तक ये रिलीफ पहुंचाना, फिर तनख्वाहों को डबल करने वाला जो मामला है पाकिस्तान की इस वक्त की इकॉनमी में, क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है, फिर जितने कई तरह के कार्ड्स उन्होंने अनाउंस किए तो किस तरह से उस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। अब नून लीग पर एक प्रेशर था कि इनका मंशूर कब सामने आएगा। बिल आखिर ये ऐलान हुआ है कि अब कल ये मंशूर सामने आ रहा है। अब इसमें कौन कौन से नुकात मौजूद होंगे, नून लीग क्या मौशी पॉलिसी लेकर इस वक्त मैदान में आ रही है और अब आवाम तक ये मौशी पॉलिसी पहुंचाने के लिए और उनको अपना मंशूर समझाने के लिए क्या मुनासिब वक्त नून लीग के पास मौजूद है। इतनी ताखीर क्यों हुई, इस मंशूर के आने में आखिर क्या वजह थी, जबकि 40 से ज़ायद दिमाग इस पर काम कर रहे थे। एक बड़ी ज़बरदस्त टीम इरफान सिद्दीकी साहब की क़यादत में इस पॉइंट को लेकर काम कर रही थी, लेकिन फिर इतनी देर क्यों हुई। इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आखिर ये मंशूर इलेक्शन से सिर्फ 11-12 रोज़ पहले क्यों आ रहा है, ये 1 महीना पहले क्यों नहीं आया जब पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के मंशूर सामने आए। तैयारी आप लोगों ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। पहले ज़रा इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और आवाम को क्या ऑफर कर रहे हैं आप आने वाले इलेक्शन। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमने अपना जो मंशूर है इसके ऊपर काम नवंबर में शुरू किया था और उसके ऊपर 36 डिफरेंट एरियाज थे जिनमें काम शुरू हुआ था। मैंने जो है वो आईटी के सेक्टर में लेबर, मैन पावर, स्पोर्ट्स और फॉरेन, ये 4 एरिया से जिसके अंदर मैंने अपनी इनपुट दी थी, लेकिन मैंने आईटी वाला काम प्राइमरीली जो है उसको ज़्यादा फोकस किया था। तो उसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार के ज़राए पैदा करें जिससे वो अच्छी इनकम कमा सकें और मुल्क की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकें। फिर हमारा ये प्लान है कि हम एंटरप्रेन्योरियल जो काम लोग कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ स्टेजेस में कंपनियां होती हैं, ग्रोथ स्टेज होती है, सीड स्टेज होती है, डिफरेंट स्टेजेस में उनके लिए प्लान हमने एक मुरतब दिया है कि उनको कैसे हम फंड करके उनको मज़ीद बड़ा किया जा सके ताकि वो उसके थ्रू भी फिर रोज़गार मज़ीद जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो इसके अलावा हमारा एक बड़ा डिटेल्ड प्लान है पाकिस्तान के अंदर जो है आईटी सेक्टर की प्रमोशन के लिए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो ये एरिया, इसके अलावा जो बहुत और इम्पोर्टेंट नज़र है वो इकॉनमी भी है। फिर हमने लॉ एंड जस्टिस पे काम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामलात हैं उनको हमने एक पूरी टीम है उसमें देखा। तो ये इस तरह जो है पूरा जो है 36 एरियाज़ के ऊपर था। ये काम तकरीबन हमने कंप्लीट किया था मिड दिसंबर तक। उसके बाद जो है वो एक डेटा पोर्टल हमने बनाया जिससे हमने आवाम से ये कहा कि अगर किसी ने भी हमारे मंशूर से रिलेटेड कोई इनपुट देनी है तो वो दे। उसके ऊपर फिर बहुत सारी हमें जो है वो तजवीज़ जो है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आई उस डेटा पोर्टल की जो हमारी वेबसाइट पे था उधर से। सही। फिर हमने वो जो हमें तजवीज़ आई थी हमने उनको जो है वो इंटीग्रेट किया, सैनिटी चेक किया, इंटीग्रेट किया अपने मंशूर में और फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल ली मियाँ नवाज शरीफ साहब से। उसके अंदर अप्रूवल के प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगा, फिर ज़ाहिर है क्योंकि एक तो वो सारी चीज़ें चेक करनी थी, फिर मियाँ साहब खुद भी एक एक चीज़ चेक कर रहे थे, तो वो उसके अंदर जो है वो कुछ टाइम उसमें लग गया। लेकिन अभी अल्लाह ताला की मेहरबानी से तमाम जो हमारे एरियाज थे उनकी अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब दे चुके हैं। तो वो अब कल इंशाल्लाह सुबह जो है वो 11 बजे इनॉग्रेशन है इसकी। तो डॉक्टर साहब, आप ये कितने यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं आवाम को और किस किस सूबे में दे रहे हैं और फिर किस किस की तनख्वाहें और कितनी कितनी बढ़ा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा जो है वो फोकस है सोलराइजेशन के ऊपर, ऐसे मौके पैदा करना जिससे लोग सोलर पैनल लगा के इंडिपेंडेंट हो जाए ग्रिड से, बल्कि ग्रिड को बिजली भी बेचें। उससे उनका भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है। फिर हमारा ये प्लान है कि हम ये ज़रूर रिव्यू करेंगे, मगर ज़ाहिर है ऑफ कोर्स ये फेडरल लेवल पे नहीं होगा, ये प्रोविंशियल लेवल पे ही होगा
कि हम कुछ अगर ऐसे लोग हैं जिनको हम बिजली कम कीमत पे अगर मतलब बजट भी ऑफ कोर्स उसको भी देखना पड़ेगा, अगर हमारा कुछ हो सका तो उनको ज़रूर हम रिलीफ देंगे। मतलब बिजली के नर्क कम करने का भी हमारा प्लान है, गैस के नर्क कम करने का भी प्लान है, और फिर जो है वो सोलराइजेशन के थ्रू आवाम को मजीद सपोर्ट करके ताकि उनके अपने जो है वो उनको बिजली के बिल कम आए या ना आए। तो ये हमारा प्लान है। जो तनख्वाहों का मामला है, देखें ऑलरेडी हम कोई 400-500 अरब रुपए जो है वो वफाक खर्च करती है मुख्तलिफ इदारों को चलाने के लिए, और उसमें इदारे आपने वफाक के इदारे चलाने उनको लोगों को तनख्वाहें देना ज़रूरी होता है, मगर जो है वो उसके अंदर ये कह देना कि ये डबल कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल ये मौजूद बात है। ये शायद पॉसिबल भी ना हो। पहले साल तो बहुत ही मुश्किल होगा। ये उतना लेकिन अट्रैक्टिव लग रहा है क्या कहने में और सुनने में, जितना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंशूर को जिस तरह पेश कर रहे हैं? क्योंकि अब वो चाहे ऑप्टिक्स की हद तक हो, चाहे सिर्फ सुनने की हद तक, वो कह रहे हैं हम तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और वो हम पूरे मुल्क में देंगे और तनख्वाहें डबल करेंगे। तो फिर वो कह रहे हैं कि जब वो शेर आता है वो तो खून चूसता है, आप मुझे मौका दें, चौथी बार किसी को मौका ना दें। तो ये इस तरह की जो कैंपेन आपके खिलाफ हो रही है, इसका कोई ऐसा सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं हमें नून लीग की तरफ से देखने को मिल रहा है। देखिए, बात ये है कि अगर आपने 2 करोड़ लोगों को 300 यूनिट फ्री देनी है और 40 रुपए का यूनिट है, तो आप ये लगा लें, ये 100 अरब रुपए से ऊपर चला गया मामला। अब ये मैं नहीं समझता कि ये इतना जितना ये कह रहे हैं इतना आसान है। बिलखुसूस ये बात आप जहन में रखें कि इस बात का बड़ा कभी इम्कान है कि जो भी हुकूमत आएगी वो IMF प्रोग्राम लेगी शुरू में आते ही। तो ये वो ऑलरेडी IMF आपको कह रहा है कि आप सब्सिडीज विड्रॉ करें, आप मजीद उसके अंदर और सब्सिडीज डालेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आती है कैसे ये कह रहे हैं और ये कैसे ये करेंगे। मुझे लगता है कि ये वही वाला 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाला मामला हो जाएगा। अच्छा। हम जो है वो जो बात कर रहे हैं, जो मैं बातें कर रहा हूँ और जो कल आएंगी मंशूर में, उसकी हम पूरी तैयारी की है। हमने हर चीज़ चेक की है और मेक श्योर किया है कि हम उनको डिलीवर करके दें, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है कि जो हम वादे करते हैं हम उसके ऊपर डिलीवर करके देते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो जब कल आएगा तो आप देखिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आवाम के लिए। ठीक है, चलें, ये तो अब कल हम उसके सारे पॉइंट्स देखेंगे भी, लेकिन ये अब बिलावल साहब जो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पर नून लीग ने अता तारड़ साहब को उनके मुकाबले पर खड़ा कर दिया है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे उनकी जो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो इस वक्त सियासत है उनकी पंजाब में, कितना इम्पैक्ट क्रिएट करने में वो कामयाब हो जाएंगे? चूँकि वहाँ उन्होंने जलसा भी किया और उसमें लोगों ने उनको वेलकम भी किया, हर शहर जा रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, लेकिन जो तनकीद कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून के ऊपर वो तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के अंदर पिछले 40 साल में जो है वो 2 किस्म का वोटर रहा है, एक प्रो नवाज शरीफ और एक एंटी नवाज शरीफ। अब जो प्रो नवाज शरीफ वोटर है उसको मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो रैली कर लेते हैं, जैसे वो रैली कर रहे हैं, जब वो निकलते हैं आवाम में, आपने देखा है उनको कैसे लोग वेलकम करते हैं। जो एंटी नवाज शरीफ वोट है वो डिवाइड हो जाता है PTI, पीपल पार्टी, TLP और बाकी सब में। अब वो क्योंकि वो एंटी नवाज शरीफ वोट है तो वो हमें इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि वो उस वोट को हासिल कर सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें ये जो उनकी स्ट्रेटजी है इसमें इतना कामयाब होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके पास 15 साल से तैयारी करने के लिए 15 साल जो है वो आपने जो है वो काम नहीं किया। अब वो एग्ज़ाम आपका कल आ गया सर के ऊपर, तो आप जो है वो आप कह रहे हैं कि जी अब आप ऐसे वादे कर रहे हैं जो आप पूरे नहीं कर सकेंगे। तो ये ज़ाहिर आवाम ये बातें समझती है। अगर जो है वो सिंध के अंदर बहुत अच्छे हालात होते, कराची में पानी का मसला ना होता, लाड़काना जो है वो पूरा टूटा हुआ ना होता, सखर के अंदर जो है वो गटर ना उबल रहे होते, तो मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम उनको वेलकम करते। मगर उन्होंने तो सिंध का जो हशर किया हुआ है, उसके बाद तो कोई जी होश आदमी जो है वो उनको यहाँ पे वेलकम तो नहीं करेगा, यहाँ या कहीं भी। लेकिन डॉक्टर, अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ख़ासतौर पर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है लेकिन आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ेंगे, चूँकि ज़ाहिर बल्ले का निशान उनके पास नहीं है, वो कितना आगे डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं? चूँकि हम बिलावल साहब की तकरीरों में देख रहे हैं कहीं कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक इनडायरेक्ट या साइलेंट एक मैसेज उन तक पहुँचाया जा रहा है कि आप मुझे वोट दें, आप मेरी तरफ आ जाएँ तो मैं आप लोग के लिए आसानियाँ लेकर आ सकता हूँ आने वाले दिनों में। देखिए, ये ज़ाहिर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, मैं नहीं समझता कि ये बहुत ज़्यादा इसमें इनको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप पोल्स वगैरह देख लें तो PTI पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है। मतलब अभी जो रीसेंट पोल आया है IFOR का, उसमें 45% पे PMLN है, 34% पे PTI है और 8% पे पीपल्स पार्टी है। अब 8% से आप कितना इम्प्रूव कर लेंगे कि आप मज़ीद आगे आ जाएंगे, या कितना आप PTI का वोट तोड़ लेंगे? बात यह है कि ये तो आपकी अपनी गलत स्ट्रेटजीज थी
जब 2011 में आपने अपनी पार्टी पूरी की पूरी है वो पीपल पार्टी पीटीआई को दे दी, उनके जलसों में शरीक हो सिर्फ मुस्लिम नून को गिराने के लिए, उसका एंड में आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये मैं नहीं समझता कि ये ठीक है, उनका ज़ाहिर राइट है वो जो भी बात तो करें। अफनान साहब, अब अगर वही लोग वापस मैं पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं तो फिर वो पीपल्स पार्टी में जाके क्या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? ज़ाहिर है उसमें कुछ इलेक्टेबल्स भी शामिल होंगे। देखिए बात ये है कि ज़ाहिर है पीटीआई के बहुत सारे लोग जिनको सिंबल तो किसी को नहीं मिला, तो वो ज़ाहिर इलेक्शन जब लड़ेंगे उसके बाद उनके पास ये चॉइस होगी 3 दिन पहले, 3 दिन में, कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बात का कभी इम्कान है कि वो बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों में चले जाएं। हमें शायद इतनी ज़रूरत इसलिए ना पड़े क्योंकि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो मुझे हवा बनती हुई नज़र आ रही है, इंशाल्लाह हम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो आराम से ले लेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही ऊपर चला जाएगा मामला। अच्छा, अगर हमने इंडिपेंडेंट लेने हुए तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो उसमें वो इंडिपेंडेंट होंगे जो पीपल्स पीटीआई के उस पर सपोर्ट में नहीं थे, यानी पीटीआई के सपोर्टेड नहीं थे, उनको बिल्कुल हम टारगेट करेंगे। बाकी जो है वो हम खिलाड़ी हैं, नवाज शरीफ साहब, हम मैदान में मुकाबला कर लेंगे इनका। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब एक बड़ी जमात जो कि अपने इंतखाबी निशान से महरूम है और एक बड़ी जमात जो कि पहले दिन से ये कह रही है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और नून लीग के लिए एक माहौल और फ़ज़ा बनाई जा रही है। अब ऐसे माहौल में जब पोलिंग डे आएगा 8 फरवरी का, तो ये 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात 2018 और 13 से कितने मुख्तलिफ होंगे? फिर ये तो भी पोलिंग डे से पहले ही आपको नहीं लगता कि मामला थोड़ा सा मुतनाज़ होने की तरफ जा रहा है? देखिए, जो जमात ये कह रही है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो पूरे पाकिस्तान में जलसे भी कर रही है, पूरे पाकिस्तान में उसने कैंडिडेट भी खड़े कर दिए हैं, जो है उसको कहीं पे कोई किसी इंस्टीट्यूशन ने रोका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये बात खाली कह देने से तो नहीं हो जाता ना कि हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में नून लीग ही हुकूमत बनाएगी, सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम पर रिलाई कर रही है और आवाम में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी, सरप्राइज़ दे सकती है। और इससे पहले जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने चंद एक इंटरव्यूज़ दिए, जब उनकी थोड़ी सी अपीयरेंस हुई मीडिया पर, तो उन्होंने भी एक सरप्राइज़ की बात की थी। अब पंजाब में जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन है उसको सामने रखते हुए किस तरह से इस सरप्राइज की तवक्को की जा सकती है, किस बुनियाद पर यह बात की जा रही है और ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त कैसी तैयारी है इस इलेक्शन में, चूंकि अब वक्त बहुत कम रह गया, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मंजूर बस्सान साहब मुझसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंजूर बस्सान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जिस सरप्राइज की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। पंजाब जो कि असल बैटल फील्ड है, जहां पर असल मुकाबला होना है, वहां पर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि इतनी सीटें हासिल कर सके कि सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आ सके? यकीनन इसलिए कि क्योंकि बहुत से लोग जो कि पहले 2018 में पीपल्स पार्टी छोड़ करके इमरान खान के पार्टी में चले गए थे, वो अभी उनकी सिंपैथी फिर दोबारा वापस पीपल्स पार्टी में आ रही हैं और वो वोट देने के लिए बेचैन है कि पीपल्स पार्टी को देने, क्योंकि इमरान को मौका नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से एक तो ये बात होगी जिसमें इंक्रीज वोटिंग की होगी, दूसरी बात ये होगी जो इंडिपेंडेंट होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ज्यादातर तरजीह देंगे और बिलावल साहब को यंग जनरेशन और उसकी उम्र के मुताबिक उसको तरजीह देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और छोटी छोटी पार्टियां भी मिला करके हम अक्सरियत में आएंगे। अच्छा, लेकिन मंजूर साहब ये आप तो मिलने मिलाने की बात कर रहे हैं, हम शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन देख रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। हाँ, नून लीग को हमने देखा था, अभी कैंपेन शुरू नहीं की थी, एडजस्टमेंट्स उन्होंने पहले शुरू कर दी थी, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, वो अपने नंबर्स को पूरा कर रहे थे। आपको तो किसी के साथ मिलना मिलाना नहीं था, फिर एकदम से ये एडजस्टमेंट्स और इत्तेहाद। हम इत्तेहाद में नहीं, इत्तेहाद में क्योंकि वो हो सकता है कि पहले उन्होंने इत्तेहाद बनाया हो, लेकिन हम जो इंडिपेंडेंट, आप अभी इस इलेक्शन में तनासब देखें कि इंडिपेंडेंट कितने, वो इंडिपेंडेंट जो भी होंगे वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी।
तो सर ये इंडिपेंडेंट्स वो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार चूंकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन तमाम उम्मीदवारों पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है कि वो जीत कर फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे अगर आप आते हैं तो? नहीं, और भी है ना इंडिपेंडेंट तारीख, यानी इमरान खान की पार्टी में नहीं है, और भी इंडिपेंडेंट है, बहुत से इंडिपेंडेंट है। इमरान खान के पार्टी के से वो लोग आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ और उसने ये तहरीक इंसाफ का नाम लिखा होगा। अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, कुछ ये भी सोचते हैं कि हम अपना वजन बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आएंगे तो फिर हमारा उस हिसाब से हमें कुछ मिलेगा, तो ये भी रीजंस होते हैं। और इस मरतबा ज्यादातर देखो पीपल्स पार्टी के तो हम मेरे ख्याल में 80 तक तो डायरेक्ट सीटें आ जाएंगी। पख्तूनख्वा में भी जो लड़ी जा रही है उसमें भी जो मौलाना फजल रहमान साहब को शिकस्त देंगे वो भी हमारे साथ आएंगे। तो बहुत से तो ये यूं कहें कि 50-50 लोग आ सकते हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट जो 20-25 आएंगे तो वो तरजीह हमें देंगे। अच्छा, तो मंजूर साहब ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें तो आपने ये नंबर गेम पूरा कर लिया और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे अगले 15-20 दिन में मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। बिलफर्ज अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट कौन होंगे? वो बिलावल साहब होंगे जो कि इस वक्त पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, या फिर वो जरदारी साहब होंगे जो कि इस वक्त पीछे बैठकर और फिर ज़ाहिर उन्हें मुफाहमत का और सियासत का बादशाह भी कहा जाता है, तो वो इस वक्त वो भी ज़ाहिर की तैयारी कर रहे होंगे इलेक्शन में कामयाबी की? ये तो बाद का फैसला है। मेरे ख्याल में वो तो पार्टी की क़यादत को ही मालूम होगा कि कौन होगा। और अभी तक तो ये बिलावल साहब ये अनाउंस किया गया है तो बिलावल साहब ही होगा, ये मुझे पता नहीं है। हम तो इलेक्शन कैंपेन में हम तो टीवी भी कम देखते हैं इस वजह से। तो मंजूर साहब इलेक्शन कैंपेन में तो आप हैं, लेकिन आपके ख्वाब भी बड़े मशहूर हैं और जो महीनों बाद या सालों बाद होने वाला होता है वो आप ख्वाब में देख भी लेते हैं और फिर पेशगोई भी कर देते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से अभी तक कोई पेशगोई, कोई ख्वाब अभी तक आपको नहीं आया? इलेक्शन का टाइम है ना, नींद आ जाए तो फिर ख्वाब भी आ जाए ना। तो इलेक्शन में हम नींद कम करते हैं, तो इस वजह से कोई ऐसी एक रात ऐसी नींद आएगी तो मैं ख्वाब बता दूंगा आपको। अच्छा, तो चलें मरकज़ के हवाले से ख्वाब नहीं आ रहे, सिंध के हवाले से कोई ख्वाब आ रहे हैं कि सिंध में कौन आएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर मजबूत जमात है, लेकिन एक बार फिर मुराद अली शाह को ही हम वज़ीर आला के रोल में देख सकेंगे या फिर कोई और आ सकता है उनकी जगह पर? में तो माशाल्लाह कोई मुकाबला नहीं, आप समझें 80% हम ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मंजूर साहब कैसे कोई मुकाबला नहीं है? हम देख रहे हैं कि अभी कराची में बड़ी सीट एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, नून लीग ने MQM से हाथ मिला लिया, MQM 3 सीट्स पर उनको सपोर्ट कर रही है। सिंध में भी हम देख रहे हैं GDA है और दूसरी जमातें हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, मौलाना साहब की जमातें जो कि मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इतना आसान ले रहे हैं आप अपने सारे हरीफों को? यार ये हमेशा इत्तेहाद होते हैं और बनते रहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन कुछ खास पहले ही असर नहीं पड़ा है तो अब कौन सा असर पड़ेगा? ये इत्तेहाद बनाएंगे तभी तो पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला होगा। लेकिन जो इलेक्शन जैसे नजदीक होते जा रही है तो उससे लोगों में जो थोड़ा सा कहीं गुस्सा भी था वो कम होता जा रहा है और पीपल्स पार्टी को फिर आकर के वोट देने के मूड में आ गए हैं लोग। दिन ब दिन इजाफा हो रहा है सिंपैथी का यहाँ। और वसान साहब जिस तरह लोगों का गुस्सा कम हो रहा है इलेक्शन करीब आते ही, तो क्या पीपल्स पार्टी का भी गुस्सा और तल्ख जो लहजा और रवैया था उसमें कमी आ रही है? चूंकि हम इब्तिदा में देख रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड वाले इल्ज़ामात, एक लाडला प्लस वाले इल्ज़ामात नून लीग को, लेकिन अब आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मुतालबा या अपने तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं दोहरा रहे, वो शिकायत आपकी ख़त्म हो गई है? नहीं भाई, हम तो बिल्कुल हम तो इमरान खान के पार्टी के लिए भी हम दुआगो हैं कि उनको भी मौका देना चाहिए। हम तो फिर किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए और हर एक पार्टी का अपना मौका देना चाहिए और बाकी जिसकी जीत हो तो उनको ही इक़्तिदार में लाया जाए तो बेहतर है। लेकिन वसंत साहब जीत की कोई बुनियाद भी होनी चाहिए ना। जब बिलावल साहब जाते हैं पंजाब में और पंजाब में जाकर वो कैंपेन करते हैं और कहते हैं मुझे वोट दो, तो फिर वहाँ की जो जमातें हैं ख़ासतौर पर नून लीग और दीगर जमातें फिर उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि आपने सिंध में 15 साल में कौन सा कोई एक ऐसा शहर, ज़िला, इलाका कोई आपने मॉडल बनाया है, कोई इतना बेहतरीन काम किया कि आप पंजाब आकर बोलें कि मैं पंजाब को लाड़काना जैसा या कराची जैसा या नवाबशाह जैसा या सखर जैसा बना दूंगा। तो कोई ऐसा काम है आपके पास पंजाब में और दूसरे सूबों में बताने और दिखाने के लिए? अब वही आ जाएं हमारे मेरी कॉन्स्टिट्यूंस में PS 27 में आ जाएं, आपको बिल्कुल
डिफरेंट तक मिलेगा आपको, कच्चा रास्ता है ही नहीं। और अच्छा। इसी तरह का और भी फैसिलिटेट जो किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, हेल्थ और हर चीज से स्कूल वाइज बेहतरीन काम हो रहा है। ऐसे तो अगर बताएं कि हमने ये किया है वो किया है, वो तो मालूम हो जाएगा 8 तारीख को कि क्या रिजल्ट है। अगर हमने काम किया होगा तो लोग वोट देंगे, अगर नहीं किया होगा तो जाहिर है मुस्तरद करते हैं। लेकिन मंजूर साहब, जब 15 साल एक जमात ने एक सूबे में गुजारे हो तो फिर ज़ाहिर है उससे सवालात बनते हैं मुख्तलिफ शोबों के। सेहत से मुतालिक भी आपसे सवाल होगा, तालीम से मुतालिक भी आपसे सवाल होगा। अब इस वक्त भी जो सिंध के आदाद शुमार सामने आते हैं, कोई 75-76 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों से सिर्फ सिंध में बाहर हैं। वो बाकी ज़ाहिर है मुल्क की तो आप छोड़ ही दें, सिंध के तो चूँकि आप जवाब दें, तो फिर ये पीपल्स पार्टी कोई ऐसा तालीमी निज़ाम क्यों नहीं बना सकी इन 15 सालों में इस सूबे में? नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। ये फिगर ऐसी दी जाती है, कोई आजकल सिचुएशन ऐसी है कि कोई बच्चा बगैर तालीम से रह ही नहीं सकता है। वो पहले वाला जमाना नहीं है, अब तो बड़ी कंपटीशन है। देही इलाके से ही सीएसएस करके आते हैं, पीसीएस करके आते हैं। लोगों में बड़ा शौक है, इंटरेस्ट है, हेल्थ पे भी बड़ा इंटरेस्ट है और बड़ा काम हो रहा है हकीकतन। हम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मैं देख रहा हूँ कि 88 वाली लहर है, प्रोफेशन है, जुलूस है, जलसे हैं। कोई सवाल नहीं करता है कि क्या किया होगा, तो इसी वजह से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। लेकिन मंजूर साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको ये गहमा गहमी और सपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन जो बिलावल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर क्यों ये सिलसिला है कि 2018 में वो लियारी से हार जाते हैं और उसी वक्त जब लाड़काना से वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ पर भी एंटी पीपल्स पार्टी वोट हज़ारों की तादाद में पड़ता है। तो ये जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, ये फिर यहाँ पर आप क्यों लूज करते जा रहे हैं अपनी पोजीशन को? नहीं भाई, वो पार्टियों का नहीं है वोट, एंटी यकीनन कैंडिडेट वोट है और एंटी कैंडिडेट हर घर में लड़ाई है। अच्छा। 2 भाई हैं, इख्तलाफात रखते हैं, एक भाई इधर है तो एक भाई उधर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन पार्टियों का असर है। अब हमारे पास तो मेरे इलाके में तो अभी कोई पता ही नहीं है कैंडिडेट कौन है, कौन लड़ रहा है, ये हमें पता नहीं है, कोई घूम नहीं रहा है। इस वजह से जाहिर है अवाम की, लोगों की सिंपैथी हमारे साथ है, इस वजह से वो कोई बाहर नहीं निकल रहा है ना। बाकी ये मैंने जो टेलीविजन या अखबारों में प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि भाई उनको ये कहा गया, उनको ये कहा गया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5-8 या 50 आदमी 1 लाख के वोटर्स में अगर नेगेटिव हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी। ठीक है, लेकिन वसंत साहब, ये 2018 में पीपल्स पार्टी को और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को लियारी में शिकस्त हुई, तो क्या ये वजह है कि अब इस बार इस इलेक्शन में उन्होंने कराची छोड़कर लाहौर से इंतखाब लड़ने का फैसला किया बिलावल साहब ने? की वजह ये कि लाहौर में पार्टी ये बनाई गई थी, पीपल्स पार्टी बनी लाहौर में थी, बुनियाद भी लाहौर में था। और पीपल्स पार्टी जब 70 की इलेक्शन हो तो पंजाब से ज्यादा सीटें ली थी सिंध के बनस्पत, तो उस वजह से वो पंजाब में इन हो रहा है। तो पंजाब से हम रिवाइव कर लें, जो पहले 70 वाली पीपी थी वो अभी हो जाए तो बेहतर है। इस वजह से उसके बाद चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की जो जड़ें हैं तो वो रिवाइव हो जाएगी। नौजवान खुद है तो उस वजह से लोग भी वोट देंगे और उस वजह से यही इंटरेस्ट ही हमारा लाहौर है। सिंध में तो इंटरेस्ट इस वजह से नहीं है, पहले ही हम हैं तो हमें लाहौर में जितनी सीटें ज्यादा होंगी तो वफाक भी मजबूत तभी होगा। जब पंजाब सिंध को अक्सरियत से सपोर्ट करेगा तो नफरतें कम हो जाएंगी, इसी वजह से वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम आज़ाद उम्मीदवारों पर नज़र है और जब इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार जीतकर असेंबली में आएंगे तो उसमें से अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने में मदद भी देगी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से आज एक बड़ा फैसला सामने आया, उसकी क्या तफसीलात हैं, किस तरह से उस पर अमल दरामद होगा और अब आने वाले दिनों में इसराइल और फ़लस्तीन की क्या सूरत हाल रहेगी। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से आज एक बड़ा फैसला और बड़े वाज़ेह अक्सरियत के साथ सामने आया। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली मजालिम के खिलाफ केस दाखिल किया था कि फ़लस्तीन में इसराइल के जुल्म और बर्बरियत को रोका जाए। आज आलमी अदालत इंसाफ के 17 में से 16 जजेस मौजूद थे और उन 16 में से 15 जजेस ने जनूबी अफ्रीका के हक़ में फ़ैसला दिया है कि इसराइल जो मजालिम कर रहा है और जिस तरह नस्ल कुशी कर रहा है उस तरह उसके बहुत से इल्ज़ामात ऐसे हैं जिसमें जनूबी अफ्रीका की बात साबित होती है और वो आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार में भी आते हैं। 7 अक्टूबर से यह सिलसिला शुरू हुआ था जहां अब तक 60,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, हज़ारों की तादाद में लोग अपनी जानों से गए, इमलाक का वहाँ पर नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तबाह हो चुका है। लेकिन इसराइल का जंगी जुनून ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और 11 और 12 जनवरी को जब इस केस की समाअत हुई थी उसमें जनूबी अफ्रीका की जानिब से उनके जो वकला थे उनकी जानिब से बड़े बेहतरीन अंदाज में दलाइल दिए गए और आज उसी की मुनासबत से जो फैसला सामने आया उसमें न सिर्फ जनूबी अफ्रीका की जीत हुई बल्कि जो फ़लस्तीन के मजलूम और निहत्ते लोग हैं उनके मौक़िफ़ को भी आज पूरी दुनिया में पजीराई मिली है। लेकिन अब इस फैसले का इतलाक़ किस तरह से होगा, इन फैसलों की अहमियत क्या होती है, क्या इसके बाद जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी और क्या इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो फैसला आज शाम हमने देखा, एक वाज़ेह अक्सरियत से फैसला सामने आया, यानी 15 जजेस का इत्तेफाक है कि फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत हो रही है और इसराइल को अब रुकना चाहिए। तो ये इस फैसले की जो बुनियाद है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से इसकी अमल दरामद इस पर हो सकेगा, क्या इसकी अहमियत है आपकी नज़र में? जी हाँ, देखिए पहले अहमियत ये है कि साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने पिटिशन किया था और उसमें बेस उनकी पिटिशन थी ऑन द जेनोसाइड और 1948 का कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड, उस पर बेस थी। और देखें कि जो जजमेंट आई है उनका फोकस ही जेनोसाइड पे था। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें, एक तो इजरायली गवर्नमेंट इंश्योर करे कि फ्यूचर में दे शुड प्रिवेंट कि फर्दर जेनोसाइड ना हो, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट दी जाए और महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की है। तो देखा जाए तो ये साउथ अफ्रीका की एक डिसिसिव विक्ट्री है एज फार एज जिस प्ली पे वो गए थे उसमें वो कामयाब हुए हैं। द ओनली थिंग जो लोग अभी गजा में या पैलेस्टाइन में या इंटरनेशनल मुस्लिम वर्ल्ड में है कि वहाँ से वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि सीज फायर को कोई होगी, तो उस पर बात नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक विक्ट्री है और जिससे ये है कि इंटरनेशनली एक मैसेज भी गया है उन कंट्रीज के लिए, स्पेशली दोज जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को कि जेनोसाइड वहाँ पे हो रहा है, तो देयरफॉर वो इंश्योर करे कि इसको रोकें। तो मेरे ख्याल में इस डिसीजन से ये इम्प्लीकेशन ज़रूर होगी जो स्पेशली वेस्ट अमेरिका है कि वो इस पे सोचेंगे कि अभी आगे फर्दर इस जेनोसाइड को कैसे रोकना है, क्योंकि अब इस पे इत्तेफाक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस के मुताबिक है जेनोसाइड फ़लस्तीनियों की हो रही है। और मसूद साहब, ये अब जो ये रोकना होगा, जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी, ये किन टर्म्स पर होगी? हमने कुछ अर्से पहले देखा था अमेरिका की जानिब से मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से ये बात की गई कि इस जंगबंदी को अब रोका जाए। अमेरिका की एक इंटेंशन हमें नज़र आ रही थी, लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने इसराइल को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। तो ये अब अगर जंगबंदी इस फैसले के बाद मुमकिन होती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी फिर? देखिए जी, जंगबंदी जो होगी तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो अमेरिका बनाएगा वही होंगी और वो उसके बिल्कुल इंटरेस्ट में, जो इजराइल का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरह हम पहले से कहते रहे हैं इजराइल इज अ फेवरेट चाइल्ड है मिडिल ईस्ट में, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट एट द सेम टाइम देखें अरब कंट्रीज में स्पेशली इजिप्ट है, सऊदी अरब है और कतर है, इनका बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो इनकी से होगी वहाँ पे जब भी फ्यूचर में सीज फायर की बात होगी। और अमेरिका की एक चीज़ जो पॉजिटिव है, उन्होंने अभी रिसेंटली कोशिश ज़रूर की है और उन्होंने जब उनके स्टेटमेंट्स आए थे इजरायली गवर्नमेंट्स के कि हम कोई ब्लॉकेड करेंगे या इसको बफर स्टेट कोई जोन क्रिएट करने लगे हैं, तो इस पर अमेरिका ने कहा था कि हम इस चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं और उस पर नेतन्याहू का स्टेटमेंट था कि हम अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन यह है कि फाइनली जो मेरी असेसमेंट है कि अमेरिकन और जो अरब कंट्री जिनका मैंने नाम लिया दे कैन प्रिवेल एंड और एक वो सीज फायर करवा सकते जी फलस्तीनियों के लिए भी। ठीक है, तो मैं अब मसूद साहब, ये इस फैसले की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इस पर अमल दरामद के लिए कोई टाइम फ्रेम भी होता है, यानी फौरी तौर पर इसराइल को अब अपने जुल्म को, बर्बरियत को रोकना पड़ेगा? चूँकि हम ये देख रहे हैं सिलसिला ये तो अब महीनों पर मुहित हो चुका है, हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं, अपनी जानों से जा चुके हैं, और उनके साथ क्या अब ये इंसाफ हो सकेगा या फिर बस ये जंग बंदी इस मामले का हल होगी?
देखें अरबाब, आपने जिस तरह बताया है कि 26,000 शहीद हो चुके हैं, 64,000 जख्मी है, 1000 मिसिंग है, 2 मिलियन डिस्प्लेस्ड भी हैं। तो उसके बाद ऑल्दो इस रूलिंग में उन्होंने जो डिसीजन आया उसमें 1 महीने का टाइम दिया है कि हमें रिपोर्ट बैक करें इजराइल, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पास में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी डिसीजन आए उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मोर रिसेंटली हम देखें अब तो ट्रंप ने जो डिसीजन ईरान के अगेंस्ट दिए थे फॉर जो सैंक्शंस लगाए थे उस पर भी उनका डिसीजन था, लेकिन अमेरिका उसको नहीं मारा। निकारागुआ पे भी डिसीजन एक हुआ था, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसी तरह रशिया नहीं माना। और रिसेंटली आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशन में क्या कुछ ड्रामा हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स दे आर पावरफुल, तो वहां पे देखे कि कंसेंसस नहीं हो सका। द ओनली थिंग वाज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां पे एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दे आस्क्ड फॉर द सीज फायर। तो ये है, बस आप समझ ले, इट इज सिंबॉलिकली एक इसके इफेक्ट जरूर होंगे। इजराइल की ह्यूमिलिएशन होगी, इट विल बी एम्बैरेसमेंट फॉर द इजरायलीज। तो मसूद साहब, जिस तरह हम अब पाकिस्तान में देखते हैं कि किसी आला अदालत से कोई फैसला आए और जिसके खिलाफ आए वो उस पर अमल दरामद ना करे तो फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, तो क्या आलमी अदालत इंसाफ में भी ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है? इतना उनके पास मैंडेट या इख्तियार होता है कि उन्होंने एक टाइम दिया, एक सज़ा दी, और उस टाइम तक अगर उस सज़ा पर या उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो वो भी फिर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई उस मुल्क के खिलाफ कर सकते हैं, चाहे उसकी कोई भी सूरत हो, कोई सैंक्शंस लगा दी जाएँ या कोई सिफारती सतह पर बाइकआउट करने की बात की जाए? नहीं, उनके पास एक ऑप्शन जरूर है कि दे कैन गो टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो चीज रेफर कर सकते हैं। उनके पास ये एक प्रोविजन है जो मैंने पीछे कहीं पे पढ़ा था कि वो उसको रेफर कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। यहाँ पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन अभी देखें कि 15 जजेस हैं, जो प्रिजाइडिंग जज है वो अमेरिकन है, तो और 2 और जजेस इसमें बैठे थे। एक तो जो जिन्होंने केस फाइल किया था साउथ अफ्रीकन, और जो डिफेंड कर रहे थे इजराइल, वो भी इसमें देवर सिटिंग। तो इन्फ्लुएंस रहा है। लोगों का कहना यही है, शक था पहले भी उनका, कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो प्रिवेल करेंगे, दे विल इंश्योर कोई सीज फायर ना हो। तो मेरा ख्याल में वो एक होगा, लेकिन आप समझ लें कि इसके सिंबॉलिक इफेक्ट जरूर होंगे। तो सर, इसका मतलब आलमी अदालत इंसाफ में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जाए 2 ममालिक का, तो वो ना मसला हल कर सकते हैं और ना ही वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकते हैं। तो फिर बस एक अलामती हैसियत होती है उनकी, यानी बस वो एक डॉक्यूमेंटेशन की हद तक वो कार्रवाई हो गई, उस पर कोई अमल दरामद होना या कोई अमली तौर पर कोई काम होना मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए, जहाँ पे आपने करवाना है वहाँ पे हो जाता है। अच्छा। या ह्यूमन राइट्स वायलेशन या जेनोसाइड की जिस तरह बोस्निया वाली बात थी, तो वहाँ पे उन्होंने पनिश करना था, वहां पनिशमेंट करवा दी, क्योंकि पावर्स उसमें इन्वॉल्व थी। और अभी भी यही है, कहते हैं बिहाइंड द सीन तमाम मेंबरों से लोगों को अप्रोच किया गया होगा और यकीन उनको कहा गया आपने इस चीज को, इस पर कोई डिसीजन या कोई बातचीत नहीं करनी है। सो माइट इज राइट वाली बात है। यहाँ पे आप समझ ले कि इस तरीके से कोर्ट्स चलती हैं इंटरनेशनली। तो इसका मतलब फिर अब फ़लस्तीनी जो इस वक्त जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, अगले 1 महीने तक भी ये सूरत हाल रहेगी, और 1 महीने बाद शायद इसराइल एक ऑप्टिक्स के तौर पर या दिखाने के लिए या शायद आलमी अदालत इंसाफ को एक मैसेज देने के लिए शायद उसमें थोड़ी सी नरमी कर दे, शायद कुछ वहाँ हमें कुछ दिनों की जंगबंदी नज़र आए और फिर हालात वैसे ही चलते रहेंगे। यही सूरत हाल अगले 1 से 2 माह में हमें नज़र आएगी मसूद साहब? अरबाब, मुझे नहीं लगता है। अरबाब, इसमें देखें आप, इसमें तेजी आएगी। अच्छा। और जो एट्रॉसिटी, जो मैसिकर है, जिस तरीके से गजा में था, अभी तो वेस्ट बैंक भी इनका फोकस में आया है, और वहाँ पे जिस तरीके से किलिंग्स हो रही है और 6000 से ऊपर लोग वहाँ पे उन्होंने डिटेन किए हैं, तो वो एक मैसेज देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, हम आपके ऑर्डर्स को मानते ही नहीं है। एज लॉन्ग एज अमेरिकन सपोर्ट उनके साथ है, वेस्ट वाले साथ हैं, तो मेरा ख्याल में ये चीज़ ऐसी होगी जिस तरीके से आपने देखा है कि जब सीज फायर की रेजोल्यूशन जब चली हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका क्या हाल हुआ है। तो मेरा ख्याल में स्टिल आई एम ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ कि जो हमारे अरब कंट्रीज है उनका इन्फ्लुएंस है, स्पेशली कतर जो है, छोटा सा है बट डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली बहुत पावरफुल कंट्री है, और वो आज भी बातचीत में बिहाइंड द सीन्स वही इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल में वो हैं, इजिप्ट वाले हैं, सऊदीज हैं, दे स्टिल कैन प्रिवेल, कोई इसमें बीच का रास्ता निकाल सकते हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी होगी, बल्कि तेजी इसमें आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आलमी अदालत इन फैसला बज़ाहिर जो कि जनूबी अफ्रीका और फ़लस्तीन के हक़ में आया, इसराइल के ख़िलाफ़ आया, लेकिन उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान को जो अगले 6 माह में इकॉनमी को लेकर चैलेंजेस दरपेश हैं, नई हुकूमत कितनी मुश्किल में होगी। आज निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से एक ख़त लिखा गया है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को, उसकी क्या डिटेल्स हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और नई आने वाली हुकूमत जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आएगी, उसके लिए बड़े मौशी चैलेंजेस इस वक्त मुंह उठाए खड़े हैं। और पाकिस्तान को जो अगले 6 से 8 माह में पेमेंट्स करनी है, उस सिलसिले में अभी से निगरां हुकूमत ने बड़े अहम कदम उठाने शुरू कर दिए। और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से एक ख़त लिखा गया है चीनी वज़ीर आज़म को, और उसमें यह दरख्वास्त की गई है कि $2 अरब का जो कर्ज़ है, जिसकी मियाद आने वाले दिनों में अब ख़त्म होने जा रही है, उसको रोल ओवर किया जाए और उसके लिए पाकिस्तान को मज़ीद 1 साल का वक्त दिया जाए। इसी तरह हमने देखा था गुज़िश्ता दिनों UAE की जानिब से भी $2 अरब के कर्ज़ को रोल ओवर किया गया था, जिससे पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ कुछ वक्ती तौर पर कम ज़रूर हुआ था। तो अब ये इक़दाम किस हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी ला सकते हैं, और वक्ती तौर पर पाकिस्तान को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन अगर हम इसके कुल वक्ती तौर पर या लॉन्ग टर्म पर असरात देखें तो वो किस हद तक मुरतब होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी पर, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। नासिर अली शाह बुखारी चेयरमैन KSB ग्रुप के हमारे मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, ये सबसे पहले फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को अगले 6 से 8 माह में पेमेंट्स करनी है, कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, नई हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा, और ये चंद ममालिक पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन ये सिर्फ वक्ती रिलीफ होगा या फिर लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान के मसाइल हल होने जा रहे हैं? पाकिस्तान के मसाइल तो यकीनन हल होंगे जब आपके SIFC के प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे, ख़ासतौर पे माइनिंग में और एग्रीकल्चर में, वो ऑन ग्राउंड शुरू हो जाए, और जो जिस किस्म के उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस्ड है, जो MOU साइन हुए हैं, वो एग्रीमेंट्स जो है उनको एक्चुअलिटी मिल जाए, तो ये जो मसाइल हैं ये एक मुस्तकिल तौर पर हल किए जा सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त शॉर्टफॉल है वो तकरीबन $6 बिलियन का है, और ये शॉर्टफॉल जो है इसमें एक ये कहिए कि टोटल ओवरऑल $24 बिलियन की पेमेंट है, उसमें $18 बिलियन के इंतजाम जो है वो रखा है या हो चुके हैं। और $6 बिलियन का चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी चैलेंज तो बहरहाल है। और आने वाली हुकूमत के लिए ज़रूरी चीज़ ये होगी कि वो जो रिफॉर्म प्रोग्राम है जिसको कि शुरू किया गया है निगरां हुकूमत के ज़माने में, उस रिफॉर्म प्रोग्राम को जो है वो पूरी जोर लगा के उसको जो है मुकम्मल किया जाए। अच्छा, उसमें मज़ीद बेहतरी लेके आई जाए, खासतौर पर प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में जो हमारे यहाँ एक जमूत तारी है उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन उससे बड़ा हमारा मसला जो है वो जो आपका एक सर्कुलर डेट है वो सर उठा रहा है। अच्छा, जो साबका हुकूमतों ने जिन्होंने ये कोल बेस्ड में 2 तरह के कोल था, एक इम्पोर्टेड कोल और एक लोकल जो आपका सर का कोल है जी। जो इम्पोर्टेड कोल है उसकी वजह से खास तौर पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर डेट का जो है इल्जाम खड़ा हो गया, क्योंकि ये सोचे समझे बगैर कि हमने CPEC के कर्जे भी ले लिए और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स भी लगा लिए कि जो अब सिर्फ 12%, 15%, 20% कैपेसिटी पे चलते हैं, और जबकि हमें एग्रीमेंट्स जो है वो हमने उनकी कैपेसिटी पेमेंट की जो किए हुए हैं उससे अब हमारे 5 ट्रिलियन के करीब जो है सर्कुलर डेट हो गया। तो ये डॉलर से ज़्यादा जो बड़ा मुझे ज़ाती तौर पर एक तकलीफ दे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये जो सर्कुलर डेट है ये सर उठाता रहेगा और हम हमेशा तो नासिर साहब ये सर्कुलर डेट कैसे फिर कम किया जा सकता है, ये भी मैं आपसे पूछता हूँ। और इसके साथ साथ जो इस वक्त इकोनॉमी को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनके लिए जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन $6 अरब का जो शॉर्टफॉल है ये जब पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त मिलनी है $1.1 अरब की, ये वो मिलने के बाद आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं या उसको मिले बगैर, और वो इसमें फिर कोई मजीद रिलीफ फराम कर सकती है पाकिस्तान को?
जी, वो देखिए जो आईएमएफ का प्रोग्राम का पैसा है वो मैंने भी शामिल नहीं किया, इसलिए कि वो तो अभी आपने दोबारा रीनेगोशिएट करना है, और इसीलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि चैलेंज है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि जिसको हल ना किया जा सकता हो। तो लेकिन ये पैसा जो आता है, ये अगर आपने सामने देने के लिए पैसा ले लिया तो ये तो फिर आपके ऊपर एक और नई जो है बर्डन पड़ता ही है। तो आप अगर इनकम बढ़ा के जो है अपने उसकी अदायगियाँ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और हमें इनकम बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे एवेन्यूज पे काम करने की जरूरत है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन एक है। तो जो इसके अलावा भी आप देखें कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में खासतौर पे आपके यहाँ राइस की जो है एक्सपोर्ट हुई है, और करीबन $1 बिलियन का एडिशनल उसके अंदर इजाफा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास इस दफा 32 मिलियन टन की जो है व्हीट की क्रॉप हो जाएगी। कॉटन की क्रॉप आपने ऑलरेडी देख लिया कि करीबन 65-67% जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बेहतर हुई है और इम्प्रूव हुई है। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर हमारी अगले 2-3 साल हम इसी कंसिस्टेंसी पे चलते रहे और उसमें इम्प्रूवमेंट हर साल आती रही, तो यहाँ से भी हमें काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक तो फूड सिक्योरिटी और दूसरा जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज ये जो ग्रोथ है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, ये तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें कोई ओवरनाइट तो बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। अब इस दौरान हमें जिस आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत होगी उसका फिर क्या वॉल्यूम आप देख रहे हैं? क्या वो ये गुज़िश्ता प्रोग्राम से फिर हमें बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा, $3 अरब से ज़्यादा की रकम फिर हम आईएमएफ के पास अगले प्रोग्राम के लिए जाएंगे? वो तो आइडेंटिफाई भी जा रही है, तकरीबन को $7 बिलियन का ओवरऑल पैकेज जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा। जिससे कि हम इसे चला सकें, लेकिन वो 1-2 साल पर मुहित होगा, एक ही साल में 7 बिलियन नहीं होगा, लेकिन उस प्रोग्राम का ओवरऑल हिस्सा होगा। लेकिन वो इस दफा जो है वो जो शराइत जिस किस्म की सख्त शराइत पीडीएम की गवर्नमेंट के वक्त के ऊपर रखी गई थी, वो अब आप देखें आस्ते आस्ते उन शराइत में भी जो है थोड़ी सी नरमी आ गई है। आने वाली हुकूमत जो होगी उसको प्रूफ करना होगा कि वो इस रिफॉर्म प्रोग्राम को जारी रखेगी और मजीद उसमें जो है अपने आप को सरफू करने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है एग्रीमेंट कर लें और फिर उसके ऊपर अमल ना करें और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें जो 2020 में हमारे साथ हुई थी, जिसमें आईएमएफ बिल्कुल हमें छोड़ने को तैयार था। नासिर साहब, जिस सर्कुलर डेट को आपने बताया कि ज़ाहिर ये खतरा बनता जा रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक बड़ा बोझ है, अब ये इसको फिर कम करने के क्या तरीके होंगे? चूंकि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने वाला जो सिलसिला है ये तो बड़ा स्लोली आगे की तरफ बढ़ेगा, इसमें तो फिर हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और फिर जो इसके साथ साथ रिफॉर्म्स हैं फिर वो कौन कौन सी दरकार होंगी हमें? देखिए, जो पॉलिसीज हैं वो तो बनी हुई है और हमें पता भी यह रहता है कि 2015-16 में चाइनीज की तरफ से ये इंसिस्टेंस थी कि हमारे पास जो ये आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो फौरी तौर पे बनाए जाए। हमने ऐलान भी किया कि हम 23 इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। उसका मकसद ये था कि आपके पास जो बिजली की पैदावार हो रही है वो वहाँ पर इस्तेमाल की जा सके, और चाइना की ये कोशिश थी कि वो वहाँ से अपनी जो कंपनियां हैं उनको लाएं और यहाँ पर उनको कहें कि आप प्रोड्यूस करें और उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें। तो हमने ये 2015 के बाद से जो वक्त था, उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसने भी वक्त ज़ाया किया, उसके बाद आने वाली हुकूमत ने भी उसको सीरियस नहीं लिया और उस पर वक्त ज़ाया किया, और एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो है फौरी तौर पर उनको सेटअप करना है, और जो चाइनीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं उनको भी और अपने इन्वेस्टर्स को भी ये इस किस्म की वरात देनी होगी कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपके पास बिजली जो है वो उसकी जो पैदावार है वो एक ये जो कैपेसिटी पेमेंट के बजाय एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो हमें वहाँ पर उसकी की जा सके। लेकिन साथ साथ हमें थोड़ा इस पर भी अब गौर करना चाहिए कि इनको हम कैसे कोई मोरेटोरियम या कोई किस किस्म की रीनेगोशिएशन, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें रीनेगोशिएशन बहुत मुश्किल होती है। और जब बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि इलेक्शंस के अंदर ये सब्जेक्ट्स जो उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता, और यहाँ तो इलेक्शन सिर्फ आवे और जावे वाली बात होती है, लेकिन असल इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर जो है ये इलेक्शन पे अब वो हुकूमतें जिन्होंने इस किस्म के फैसले करके आवाम को इस किस्म की तकलीफ में डाला है, कोई उससे सवाल ही नहीं करता कि जी आपने ये इस किस्म के एग्रीमेंट्स क्यों किए थे। और इसी वजह से जो है फिर वो दोबारा उनको हिम्मत उठती है और फिर वो दोबारा गलत इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं,
और उनकी नज़र में सिर्फ ये होता है कि वक्त के ऊपर अगर बिजली होगी तो हमें इलेक्शन के अंदर आसानी हो जाएगी। हालांकि चाइनीज से उस जमाने में आपको ज्यादा जोर था कि आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अपने पास लगाएं। हमने जिद करके जो है उस वक्त की हुकूमत के सरबराहान ने कहा कि नहीं, हमें बिजली फौरन चाहिए, चाहे वो किसी तौर की भी बिजली हो। ठीक है, लिहाजा आज एक्सेस कैपेसिटी बिजली है क्या 42,000 और हमारी रिक्वायरमेंट जो 16-17,000 की है। बिल्कुल सही। और साथ में हमारे पास जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुई, वो भी तकरीबन 9,000 मेगावाट की जो तैयारी की। ठीक है, यानी आने वाली हुकूमत को बड़ा संजीदगी के साथ इन मामलात को लेकर चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर अली शाह बुखारी साहब हमारे पास मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।